Hello guys, Avinash Sharma this side and I welcome you all to the Crown Success. गाइस हमने उत्तराखंड की अपनी पहले क्लासेस पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। पूरा उत्तराखंड हमने उसमें कवर किया हुआ है, जिसमें पूरा प्रॉपर हिंदी में हमने सारी चीज़ों को डिटेल 30 से 32 क्लासेस में सारा उत्तराखंड हमने कवर किया, जिसमें हमने स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया था और फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी सब कवर की थी हमने। गाइज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको थोड़ा सा बताता हुआ अभी चल रहा हूँ कि उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने नई क्लासेस हमने हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर लॉन्च की हैं। उत्तराखंड की प्रॉपर क्लासेस हैं, जो कि आपका चाहे तो आप यूके ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप यूके पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो। गाइज यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी इन दोनों एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर जो इनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक और चीज, यूके पीएससी मेंस नहीं है इसमें, ठीक है। यूके पीएससी मेंस इसमें नहीं है, मैं पहले क्लियर करके चल रहा हूँ। यूके पीएससी का वनडे एग्जाम, यूके ट्रिपल एससी का वनडे एग्जाम, क्या है ये? वनडे एग्जाम। इन एग्जाम्स को ध्यान में रखकर हमने अपनी न्यू क्लासेस स्टार्ट की हैं। ये क्लासेस कहाँ पर हैं? प्रॉपर तरीके से ये क्लासेस आप हमारे गूगल पर जाएंगे, जहाँ पर आप हमारी वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन, प्ले स्टोर एप्लीकेशन संवर्धन इंस्टीट्यूट, iOS पर भी हमारी एप्लीकेशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे देता हूँ। आप वेबसाइट पर भी सर्च करेंगे ना संवर्धन इंस्टीट्यूट करके, ये इस तरीके से हमारी वेबसाइट ओपन होगी। कोर्स सेक्शन में आप जाएंगे और कोर्स सेक्शन में जाने के बाद गाइज, इंटरनेट की समस्या आ गई क्या? शायद ओपन हो रहा है, हाँ जी ओपन हो गया है, ठीक है। कोर्स सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप ये देखो कि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी का हमने प्रॉपर बैच लॉन्च किया हुआ है। क्लासेस इसमें चल रही हैं। कंटेंट सेक्शन में आप देखेंगे एप्लीकेशन के वेबसाइट के अंदर जा करके हम इसमें जो है नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बाइलिंगुअल नोट्स हम आपको इसमें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। बैच का प्राइस 499 है, बट एक कूपन कोड हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे जहाँ से आपको इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा गाइस, ठीक है। क्लास में आप इनरोल कर सकते हो, जैसे गेट दिस कोर्स पे जाओगे, मैं आपको भी बता भी चलता हूँ, या फिर पहले कूपन कोड अप्लाई करके दिखाए थे ना, ये हैव अ कूपन कोड है, इसको अप्लाई करोगे ना आप इस तरीके से, यहाँ पे आप डालोगे कूपन कोड, कूपन कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप कूपन कोड डाल के अप्लाई करोगे तो इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट हो जाएगा और यहाँ से आप इसको जो है इनरोल कर सकते हो गाइस, ओके। प्रॉपर क्लासेस हमारी चल रही हैं। और हाँ, दूसरी चीज़, मंडे टू फ्राइडे गाइस क्लास आती है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। हम थोड़ा सा पढ़ाते हैं, मैंने थोड़ा सा बता दिया ये, अब हम क्लास को शुरू करते हैं अपनी। आज फिर जुड़े हैं हम एक नई क्लास में। हिस्ट्री हम अपनी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अपना जो पिछला प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड और जो आपका ऐतिहासिक काल, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम ऐतिहासिक काल के प्राचीन काल से हम शुरुआत करेंगे गाइस, ठीक है। ये देखो, ऐतिहासिक काल के प्राचीन काल से हम शुरुआत करेंगे। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और सभी कुछ सारा डेटा हमने इसमें कवर किया है। क्या है, अब आने वाले टाइम में देखो एग्जाम्स है, जैसे टैक्स वाला एक कर राजस्व वाला एग्ज़ाम आया है एक, ठीक है। फिर आगे पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, या और भी कोई एग्ज़ाम जैसे कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज से ही मैं आपको एक चीज़ और बता के चल रहा हूँ, जैसे कि मैंने शुरू वाली क्लास में भी बताया था। मैंने बताया था कि एमसीक्यू टाइप आपका जो एग्ज़ाम होना है गाइस, जो एग्ज़ाम आपका एमसीक्यू टाइप होना है, ठीक है, उसमें आप पीवाईक्यू सॉल्व करने लग जाओ। आपको प्रॉपर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, डेली 50 से 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ओएमआर टिक मार के सॉल्व करने हैं। उसके बाद में एक रफ़ कॉपी लेनी है, रफ़ कॉपी लेकर के उसका एनालिसिस करना है आपको कि सही हुआ तो क्यों सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों सही हुआ। साथ में 1, 3, 5, 7 इतने अंतराल पे रिवीजन करना है। जैसे मान लो ये ऐतिहासिक काल वाला चैप्टर है हमारा, ये इसको आपने आज पढ़ा, पूरा डिटेल हाईलाइट कर करके पढ़ा, डिटेल में अच्छे से पढ़ा, विजुअल लर्निंग करी हमने, थोड़ा सा आंखें बंद करके भी सोचा, विजुअल लर्निंग की कि हमने अच्छा क्या पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा जाना, देखा हमने गाइस।
उसके बाद में तीसरे दिन इसका रिवीजन करो गाइस, ठीक है, फिर विजुअल लर्निंग करो, उसके बाद 5वें दिन इसका रिवीजन करो, उसके बाद 7वें दिन इसका रिवीजन करो। तो जो आपने पढ़ा है उसको पहले, तीसरे, 5वें और 7वें दिन इस तरीके से आप अपना रिवीजन लेकर चलो, तब जाकर आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो कवर हो जाएगा। करंट अफेयर की बात रहती है तो डेली 1 से 2 घंटा आप करंट अफेयर के लिए भी निकालो, स्टैटिक पोर्शन करो अपना, आप उत्तराखंड पढ़ो, बाकी जो इंडियन जीएस है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, वो सारी चीज़ें आप अपनी कवर करते चलो। प्रैक्टिस करो, आपके एग्जाम में रीजनिंग आनी है, रीजनिंग के लिए भी 1 से 2 घंटा निकालो, कंप्यूटर निकालो, हिंदी के लिए निकालो, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी गाइस कवर करते चलो, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करो। क्लास शुरू करते हैं हम आज की क्लास में हम जो उत्तराखंड का हिस्ट्री है, ये ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल से हम इसका शुरू कर रहे हैं गाइस, ठीक है। देखो गाइस, इतिहास गवाह है, जो अपनी मिट्टी के अतीत को नहीं जानता वो उसके जो है भविष्य को कभी संवार नहीं सकता, ठीक है, वो उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकता। उत्तराखंड के इस शानदार अतीत को जानने के लिए सबसे पहले हमें उन सबूतों को देखना होगा जो हमारे पुरखों ने पत्थरों और तांबों पर हमारे लिए छोड़े हैं। राज्य के कोने कोने से हमें कई प्राचीन लेख मिले हैं। इन्हें मुख्य रूप से गाइस 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट हैं ये? एक आपका शिलालेख हो गया, एक गुहा लेख हो गया, एक ताम्रपत्र हो गया और एक हो गया आपका मुद्रा लेख, ठीक है। गुहा लेख क्या होते हैं आपके? ये होते हैं गुफाओं की दीवारों पर लिखी बातें। शिलालेख शिलाओं पर लिखी बातें, गुहा लेख गुफाओं की दीवारों पर लिखी बातें। ताम्रपत्र क्या होते हैं? कॉपर प्लेट्स, तांबे के पत्तों पर, प्लेटों पर खुदे राजाओं के आदेश। और मुद्रा लेख क्या होते हैं? कॉइन लीजेंड्स, यानी कि सिक्कों पर ढले राजाओं के नाम और निशान। ये सब क्या है? ये 4 तरह के प्राचीन लेखों के वर्गीकरण है 4 पार्ट में गाइस, ठीक है। समझ में आया आपको? इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक काल में ना कुछ प्रमुख लेख भी हैं जो कि मैंने अभी जैसे बताया, ठीक है। महत्वपूर्ण शिलालेख और स्थलों की हम बात करेंगे। कालसी शिलालेख है, अशोक की घोषणा है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों से कनेक्ट करते चलते हैं और फिर हम जो है आगे की चीज़ें आपको मैं बताता चलता हूँ। बाकी ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना, विजिबल हो रहा है? बाकी नोट्स बनाने का थोड़ा सा पैटर्न भी हमने चेंज किया है, तो ये भी आप देखो, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर चैट सेक्शन में आप बताना कि सर पहले वाला पैटर्न जो आपने दिया वो ज़्यादा बढ़िया है या ये जो पैटर्न मैं दे रहा हूँ वो ज़्यादा बढ़िया है, किस में आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। बाइलिंगुअल है, बाकी दोनों आप बता सकते हो, ईजिली समझ सकते हो। थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण शिलालेख और स्थल हैं, बाकी अशोक के बारे में है, अशोक की घोषणा के बारे में, इसको समझते हुए चलते हैं। फिर कुलीन मुद्राओं को हम देखेंगे, थोड़ा सा बताता हूँ मैं। गाइस हम सीधे चलते हैं देहरादून के उत्तर में, जहाँ टोंस और यमुना नदी का एक खूबसूरत संगम होता है। वहीं पर सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक विशाल शिलालेख स्थापित करवाया था, जिसे हम कहते हैं गाइस कालसी शिलालेख। लगभग 257 ईस्वी पूर्व इसका समय था। इसमें अगर हम भाषा की बात करें और लिपि की अगर हम इसमें बात करें गाइस, तो इसकी भाषा जो है वो प्राकृत है। कैसी भाषा है इसकी? इसकी भाषा प्राकृत है और लिपि है इसमें ब्राह्मी, ठीक है। कहीं पर अगर विजिबल हो रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ, शायद इसमें है नहीं। हाँ ठीक है, ये रहा। भाषा इसकी जो है प्राकृत है और लिपि है इसकी ब्राह्मी, ठीक है। इसे याद रखने के लिए सोचो कि कुदरत की प्राकृत गोद में ब्राह्मी लिपि, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? चल आगे बढ़ते हैं। जो हमारा हेडिंग है वो है अशोक की घोषणा के बारे में। क्या चीज़ है ये? थोड़ा सा इसको भी क्लियर करके चलते हैं, अशोक की घोषणा के बारे में, ठीक है। गाइस इस लेख में अशोक ने ऐलान किया था कि उनके राज्यों में इंसान और जानवरों दोनों के लिए इलाज की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि हिंसा छोड़ो और अहिंसा का रास्ता अपनाओ। हिंसा छोड़ो और अहिंसा का रास्ता अपनाओ, ये अशोक की घोषणा है। ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स पकड़ना अब यहाँ पे, कि अशोक की ये घोषणा है कि हिंसा छोड़ो और अहिंसा का रास्ता अपनाओ। क्या चीज़ है? इस चीज़ से क्या मतलब है? बोलो, चैट में बताया करो यार, एक्टिव लर्निंग करो। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना,
तुरंत चैट खोल के आंसर कर दिया करो कि हिंसा छोड़ो अहिंसा का रास्ता अपनाओ, क्या चीज़ बोली है। ठीक है, एक और चीज़ गाइस, अब ये जो अभिलेख हैं, फिलहाल जो अशोक की घोषणा थी वो तो समझिए आपने, अब ये जो अभिलेख हैं, कौन से अभिलेख, इंक्रिप्शन टाइप्स, ये कहाँ से मिले हैं, इनकी लोकेशन क्या है, एक आसान सी टेबल से इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि कौन सा सबूत हमें कहाँ से मिला है, अभिलेखों का प्रकार क्या है, इनका प्राप्ति स्थल क्या है, इनका खास विवरण क्या है गाइस। देखो राजकुमारी ईश्वरा शिलालेख है, ठीक है, कहाँ मिला ये मिला लाखा मंडल में जौनसार बाबर क्षेत्र में देहरादून। कहाँ मिला ये? लाखा मंडल में मिला, जौनसार बाबर क्षेत्र में मिला, देहरादून में मिला गाइस। दूसरा अभिलेख मिला टेम्पल वॉल्स यानी कि मंदिर भित्ति लेख। ये कहाँ मिले? मंदिर जो भित्ति लेख हैं वो आपके गोपेश्वर में मिले हैं, कालीमठ में मिले हैं, केदारनाथ और नाला में मिले हैं गाइस। ठीक है, इसके बाद आता है केव वॉल इंक्रिप्शन यानी कि गुफा भित्ति लेख। ये कहाँ मिले हैं गाइस? देवप्रयाग की वामन गुफा और कल्पनाथ गुफा में जो है गुफा भित्ति लेख मिले हैं। ठीक है, ये तो टेबल आपको याद ही करनी है। ईंटों पर जो बने हुए लेख हैं ईंटों पर, ये कहाँ मिले हैं? आपकी नैनीताल और बाड़ावाला में मिले हैं, देहरादून में मिले हैं। मूर्ति पीठिका लेख देवलगढ़ और कोलसारी में मिले हैं। ठीक है, त्रिशूल लेख जिसको आप शक्ति स्तंभ भी कहते हो, ये कहाँ पर मिला है? ये उत्तरकाशी का बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ जिसमें नागवंशी राजा गोपेश्वर और गुह का जिक्र है। ठीक है, और गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर का त्रिशूल लेख है। ये पूरा देखो जो लिखा हुआ है। ये कुषाण कालीन मुद्राओं की अगर हम बात करें, कुषाण कॉइन्स की, तो गाइज ये मुनि की रेती और सुमाड़ी, ये पहली और दूसरी सदी की मुद्रा लेख है। ठीक है, पहली और दूसरी सदी की मुद्रा लेख है। और ये जो है कौन सा कुषाण कालीन मुद्रा जो पहली और दूसरी सदी में है। मुद्रा लेख जो है कॉइन इंस्क्रिप्शन, ये मोरध्वज स्तूप से तीसरी सदी का मुद्रा लेख है ये। ठीक है, फिर आता है आपका ताम्रपत्रीय लेख यानी कि कॉपर प्लेट्स। ये जो है कार्तिकेयपुर राजाओं के पांडुकेश्वर, कंडारा और चंपावत और बैजनाथ से मिला हुआ लेख है ये गाइस। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आपको क्या करना है कि अभी जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि अभिलेख क्या है, गुहा लेख क्या है, भित्ति चित्र क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको एकदम से टिक मार देना। इसको, ये जो टेबल मैं आपको प्रोवाइड करी है, ये टेबल आपको याद करनी है गाइस। बोले क्लियर है? चलो, इतना समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम आगे बात करते हैं अब हम कुलिन डायनेस्टी। देखो, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि उत्तराखंड पर राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो सीधे टिक मार देना। क्या मार देना? कुलिन राजवंश। गाइस, इन्होंने पहाड़ों पर लगभग 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री 4थी सदी ईस्वी तक राज किया। इसमें जो प्रतापी राजा हुए वो हुए अमोघ मूर्ति, और उनके सिक्कों की अगर हम बात करेंगे, देखो इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था अमोघ मूर्ति। ठीक है, इसके राज का दबदबा इतना था कि इसके चांदी और तांबे के सिक्के पश्चिम में व्यास नदी से लेकर पूर्व में अलकनंदा तक और दक्षिण में सुनेत यानी कि लुधियाना से लेकर सहारनपुर के बेहट तक मिले हैं। ठीक है, सहारनपुर के बेहट तक मिले हैं। ये पूरा फैक्ट्स है। समझ में आया आपको? सिक्कों की खासियत की अगर हम बात करें, जो इसके टाइम पे सिक्के मिले हैं उनकी खासियत की अगर हम बात करें, तो इन सिक्कों पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि लिखी है और उन पर एक देवी और एक मृग यानी हिरण का सुंदर चित्र बना हुआ है। बोलो क्लियर है? समझ में आया इतना? अगर हम कुलिन सिक्कों की बात करें तो ये सिक्के गाइस 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के सिक्के थे? ये 3 प्रकार के सिक्के हुआ करते थे गाइस। कुलिन मुद्राएं जो है ना 3 प्रकार के थे। एक होता था अमोघ मूर्ति प्रकार, एक होता था अल्मोड़ा प्रकार, और एक होता था गाइस छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, दिलचस्प बात इसमें क्या है? दिलचस्प बात यह है कि अल्मोड़ा प्रकार के 4 सिक्के आज भी 7 समंदर पार लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हैं, जबकि कत्यूर घाटी से मिले कितने 54 कॉइन्स, 54 कॉइन्स हमारे प्यारे भारत में सुरक्षित हैं। बोलो क्लियर है?
समझ में आया होगा इतना आपको गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा प्राचीन जातियों के बारे में। ठीक है, समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे को और घुमाते हैं, वहाँ पीछे की ओर चलते हैं और मिलते हैं रहने वाली प्राचीन जातियों से, जिसमें पहली बात हम करेंगे कोल मुंडा की। ठीक है, खास बात इसमें यह है कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मानना है कि कोल जाति ही हिमालय की सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी जाति है। ये फैक्ट है, ध्यान रखना। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि कोल जाति हिमालय की प्राचीन जाति है। पर किरात की अगर हम बात करें, किरात जाति की, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के मुताबिक किरात सबसे पुरानी जाति है। ठीक है, इनके कुछ पौराणिक कनेक्शन भी हैं। जैसे महाभारत के वन पर्व में एक गजब की कहानी है। यहाँ किरात का रूप धरकर आए भगवान शिव और अर्जुन के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। ठीक है, इनका जिक्र जो है बाण भट्ट की कादंबरी और कालिदास के रघुवंश में भी मिलता है। अब आज के वंशजों की अगर हम बात करें तो आज इनके वंशज हमें पिथौरागढ़ के अस्कोट और डीडी हाट इलाकों में देखने को मिलते हैं। बोलो क्लियर है, समझ में आया इतना? ठीक हो गया। अगली जो है ये जाति, इसकी बात करेंगे हम खस के बारे में। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि महाभारत के सभा पर्व में बताया गया है कि खस जाति के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। इनकी कुछ अनोखी प्रथाएं भी थी। इनमें झटेला, घर जवाई, पशु बलि और टिकुआ जैसी अजीब और अनोखी प्रथाएं चलती थी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। पशु बलि, टिकुआ प्रथाएं, घर जवाई, झटेला, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीसीएस मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी हमारी अलग क्लासेस है। अभी हम यहाँ पर फोकस करके चल रहे हैं यूके ट्रिपल एससी का वनडे एग्जाम और आपका प्रीलिम्स का एग्जाम। तो वहाँ पर ये फैक्चुअल नॉलेज गाइस ज़्यादा चलती है। जब हम डिटेल में जाएंगे तो पूरा हिस्ट्री लेकर बैठेंगे कि हाँ क्या चीज़ है ये, झटेला क्या होता था, पशु बलि क्या होती है, इसके बारे में पूरे पैराग्राफ में आपको समझाऊंगा। जब हम हमारी एप्लीकेशन पर पीसीएस मेंस को लेकर बैचेस लॉन्च करेंगे ना गाइस, तब ये सारी चीज़ें हम समझाएंगे। अभी क्या है, केवल आपको यूके ट्रिपल एससी लेवल पर फैक्चुअल नॉलेज पढ़नी है और यूके पीएससी प्रीलिम्स लेवल पर फैक्चुअल नॉलेज आपको अभी कवर करनी है गाइस। बोलो क्लियर है, इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो जाति है वो है भौटान्तिका या भौटान्तिक, इसे शौका भी कहते हैं गाइस। भौटान्तिक या शौका भी कहते हैं गाइस। ये जो जाति है ना, ये काली घाटी में रहने वाली एक बहुत ही कमाल की व्यापारी जाति थी। ये लोग साल 1962 के भारत चीन युद्ध तक तिब्बत के साथ बेधड़क व्यापार करते थे। ठीक है, इनके जो देवता हुए हैं, इनके सबसे प्यारे भगवान थे, उनका नाम था, बारिश के देवता थे वो, धूर्मा और घबला, यानी कि व्यापार और धन दौलत के देवता। ठीक है, समझ में आया? समझने वाली बात इतनी है। ये पूरा जातियों के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम गाइस। आगे हम बात करेंगे शकोत्तर काल और इसके नए राजा, जो मतलब कुषाण काल के बारे में हम बात करेंगे, कुषाण सत्ता के बारे में। शकोत्तर काल, कुषाण काल, इसमें नए राजा जो शकों के बाद मैदानों पर जिन्होंने कब्जा जमाया। ठीक है, इन सब चीज़ की हम बात करते हैं गाइस। देखो, शकों के बाद ना मैदानों पर जो कब्जा जमाया वो कुषाणों ने जमाया। इनके अवशेष हमें मिलते हैं ऋषिकेश, वीरभद्र में, मोरध्वज, कोटद्वार में, गोविशाण, काशीपुर से हमें इसके जो है अभी अवशेष मिलते हैं गाइस। यहाँ पर जो है ना सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ हुए? खटीमा से कुषाण राजा वसु के 7 सोने के सिक्के मिले। कितने? 7 सोने के सिक्के मिले। इसके बाद हम योद्धे शासकों की अगर हम बात करें तो इनके सिक्के जौनसार, बाबर और कालो डंडा यानी पौड़ी से मिले हैं। इन्होंने कुषाणों की ताकत को कुचलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। राजा शील वर्मन की अगर हम बात करें तो देहरादून के बाड़वाला में एक शानदार जो है यज्ञ वेदिका बनी है, जिसे 30वीं सदी में राजा शील वर्मन ने बनवाया था। ये फैक्चुअल नॉलेज है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारा फैक्ट्स है। कर्तपुर राज्य की अगर हम बात करें गाइस तो इसे जो है ना कुलिंदों ने ही बसाया था। समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि प्रयाग प्रशस्ति में
इसे गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर बसा हुआ एक अधीन राज्य बताया गया है। बोलो क्लियर है? समझ में आया इतना आपको? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया गाइज? शकोत्तर काल और कुषाण सत्ता के बारे में फैक्ट्स हमने जाने हैं। आगे अब हम बात करेंगे मध्यकालीन और अन्य वंशों के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन और अन्य वंशों के बारे में देखेंगे। इससे पहले एक और चीज देखो, महान इतिहासकार है राहुल सांकृत्यायन। इनका मानना है कि, एक मिनट, हाँ इसमें एक और फैक्चुअल नॉलेज है कि महान इतिहासकार हैं राहुल सांकृत्यायन। इनका मानना है कि यहाँ हूणों यानी तोरमाण और मिहिर कुल का भी थोड़ा बहुत राज रहा था, लेकिन बाद में 5वीं सदी में नागों ने इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कर्तपुर राज्य की बात चल रही थी। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन और अन्य वंश के बारे में, लाखा मंडल और नाग, इन सब चीज़ों की। देखो गाइस, लाखा मंडल की हसीन वादियों में कई राज दफन है। आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। छगलेस वंश आता है इसमें। कौन सा वंश आता है? छगलेस डायनेस्टी इसमें आती है। ठीक है, क्या कहती है छगलेस डायनेस्टी गाइस? कि लाखा मंडल से एक टूटा फूटा शिलालेख मिला है जिसमें इस वंश के, ठीक है, इस वंश के 7 राजाओं का जिक्र है। जैसे कौन कौन से राजा हैं वो आपके हो गए हैं जयदास, गुहेश, अचल, छगलेश दास, रुदेश दास, केतु। ठीक है, इनका जो है वर्णन है किसमें? छगलेश वंश में। दूसरा अगर हम बात करें सिंहपुर का यदु वंश, तो गाइस सिंहपुर का यदु वंश जो है, इसका सबूत हमें राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल लेख से मिलता है, जिसमें 12 राजाओं की वंशावली दी गई है। इसके संस्थापक हैं सेन वर्मन। कहानी क्या है इसमें? कि राजकुमारी ईश्वरा जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी और राजा भास्कर वर्मन की बेटी थी। ठीक है, इस लेख में 5वीं से 6ठी सदी में एक सुंदर शिव मंदिर का भी जिक्र है गाइस। बोलो क्लियर है? नाग डायनेस्टी की अगर हम बात करें, नाग वंश की अगर हम बात करें, तो इसका मुख्य सबूत क्या है? कि गोपेश्वर का त्रिशूल लेख, जो कि 6ठी से 7वीं सदी में, 6ठी से 7वीं सदी ईस्वी में ये त्रिशूल नाग राजा गणपति नाग का है, जिसने रुद्र महालय मंदिर के सामने इस शक्ति त्रिशूल को स्थापित किया था। ठीक है, नागवंश के बारे में। और जो अन्य राजा हुए हैं वो कौन से हुए हैं? जैसे स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग। लिपि क्या है इनकी? दक्षिण ब्राह्मी लिपि है। यहाँ पर ध्यान रखना, नागवंश के बारे में जब पूछेगा तो लिपि पूछ सकता है। लिपि कौन सी है? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है गाइस। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मौखरी और हर्ष साम्राज्य की। देखो गाइस, 6वीं सदी में ना, 6वीं सदी के अंत में कन्नौज के मौखरियों ने नागों को हरा दिया। जब अंतिम मौखरी राजा ग्रहवर्मन की मौत हुई तो ये पूरा इलाका थानेश्वर के महान राजा हर्षवर्धन के अधीन आ गया था। बाणभट्ट की किताब हर्षचरित में भी इस सुंदर क्षेत्र की यात्रा का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। एक चीनी यात्री हुए इंसान, उनकी जुबानी क्या है? ठीक है, उनकी जुबानी ये है गाइस, चीनी यात्री हुएनसांग। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आए। उसने राजा हर्ष के अधीन बौद्ध धर्म के एक बड़े और प्रसिद्ध राज्य का जिक्र किया। ठीक है, जिसका नाम उसने चीनी भाषा में क्या नाम दिया? पोलीहिमोपुलो। क्या नाम दिया उसका? पोलीहिमोपुलो, यानी ब्रह्मपुर उसने लिखा। ठीक है, हुएनसांग ने बताया कि 5 शानदार बौद्ध विहार थे। उसने हरिद्वार को गंगा यानी भागीरथी किनारे बसा। ठीक है, इसको क्या कहा? 20 ली यानी चीनी माप के घेरे का एक सुंदर नगर बताया। इतिहासकार हुए हैं गाइस कनिंगम। ठीक है, इनका मानना है कि ये पूरा ब्रह्मपुर और कोई नहीं है बल्कि हमारा आधुनिक गढ़वाल और क्या है? कुमाऊं ही है। ठीक है सही गाइस, समझ में आई इतनी बात? क्लियर है सब कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम अराजकता का युग और पौरव राजवंश के बारे में। बहु अराजकता। गाइस, जब राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई,
तो पूरे राज्य में क्या हुआ, अशांति फैल गई, अराजकता फैल गई। हर छोटा मोटा सरदार अपने बचाव के लिए छोटे छोटे किले, कोट या गढ़ बनाने लगा। इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान 6th सेंचुरी में, ठीक है, 6वीं सदी में ब्रह्मपुर में पौरव राजवंश का राज था। इसके मुख्य राजा थे विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। ये क्रम याद रखना गाइस, ये क्रम याद में रखो तो ये राजाओं को याद रखना, ठीक है। बहु अराजकता का युग और पौरव राजवंश के बारे में ये आपको जो है फैक्चुअल जानकारी याद रखनी है गाइस। बोलो क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के बारे में, ठीक है। गाइस ये ना पहला ऐतिहासिक राजवंश है, इसको पूरी एनर्जी के साथ समझो आप। क्या है कि जब चारों तरफ अंधेरा और अराजकता छाई थी, तब साल 700 एडी, 700 एडी। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये एडीबीसी का फर्क आता है आपको? हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना भी आता हो। मैं थोड़ा सा बताया तो, मान लो ये स्केल है गाइस, ठीक है। ये बीच का टाइम जो है ना, ये बीच का टाइम है 0। इससे पीछे का जितना भी टाइम है उसे हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बीच का टाइम 0 मतलब, अगर जितना मैं आपको समझा पा रहा हूँ, अगर तो क्राइस्ट के पूरा जो टाइम पीरियड था उसको इन्होंने पूरा एक टाइम पीरियड को 0 मान लिया। उनके पहले के टाइम पीरियड को बीसी कहते हैं और उनकी डेथ के बाद एडी, आफ्टर डेथ का जो टाइम पीरियड है इसे एडी कहते हैं। ऐसा स्केल है, ठीक है गाइस। तो 700 एडी का टाइम है। इसमें एक जो है ना नए सवेरे की शुरुआत हुई। क्या था वो नया सवेरा, कि कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय हुआ, ठीक है। इसे उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इसकी राजधानी के सफ़र की अगर हम बात करें तो पहले 300 सालों तक, कितने सालों तक, पहले 300 सालों तक इनकी राजधानी जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर में थी। बाद में ये लोग अपनी राजधानी को अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में बैजनाथ यानी बागेश्वर ले आए, जिसके कारण इन्हें जो है कत्यूरी कहा जाने लगा। सबूत जो इनके मिले हैं, साक्ष्य जो मिले हैं, बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर, बैजनाथ से मिली कुटिला लिपि कई ताम्र प्लेटें मिली हैं, वहां पे इनके जो है साक्ष्य मिले। इनके साम्राज्य की जो सीमाएं हैं, इतिहासकार एटकिंसन के अकॉर्डिंग इनका राज्य उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में रुहेलखंड तक और पश्चिम में सतलज से लेकर पूर्व में गंडकी नदी तक फैला था, ठीक है। पूर्व में गंडकी नदी तक फैला था। प्रमुख शासक परिवार जो हुए हैं गाइस, जैसे आपका बसंत देव का हुआ है। बसंत देव प्रथम परिवार का पहला राजा हुआ। इन्होंने परम भट्टारक, महाराज धीराज परमेश्वर जैसी भारी भरकम उपाधि ली थी। याद कर लो, नोट कर लो, कौन सी उपाधि है? परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर। किसको है ये उपाधि? बसंत देव को है। इन्होंने स्वर्णेश्वर ग्राम मंदिर को दान में दिया और जोशीमठ का प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया, नरसिंह मंदिर बनवाया था। फिर आता है आपका खरपर वंश। क्या है खरपर वंश? कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण के बाद इस वंश की स्थापना हुई। इसके आखिरी राजा त्रिभुवन राज थे, ठीक है, जिन्होंने व्याघ्रेश्वर मंदिर को अपनी जमीन दान की थी गाइस। फिर आता है निम्बर वंश, यानी बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के आक्रमण के बाद ये वंश बना। राजा निम्बर शैव धर्म को मानते थे और उन्होंने जो है जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया, लकड़ी पत्थर के ऊंचे शिखर वाले मंदिरों का निर्माण करवाया था गाइस। किसने करवाया था? ये निम्बर वंश ने करवाया। उसके बाद आते हैं आपके ईस्ट गणदेव। क्या चीज़ है ईस्ट गणदेव? गाइस पूरे उत्तराखंड को एक धागे में पिरोना यानी कि एकत्रित करने का सबसे पहला प्रयास इसी राजा ने किया था। इन्होंने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश और नटराज के बेहद सुंदर मंदिर बनवाए थे। ललित शूरदेव और भूदेव की अगर हम बात करें तो ताम्रपत्रों में ललित शूरदेव की तुलना भगवान विष्णु के वाराह अवतार से की गई है।
वहीं उनके पुत्र भूदेव ने बौद्ध धर्म का खुलकर विरोध किया और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में अपना जो है पूरा सहयोग दिया। गाइस किसने दिया? पूरा सहयोग दिया। बोलो क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आती हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सरोलादित्य और आसंती देव वंश के बारे में हम बात करते हैं गाइस। ठीक है, इच्छर देव है सरोलादित्य के पुत्र। इच्छर देव है सरोलादित्य के पुत्र। इन्होंने इस नए वंश की नींव रखी। ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनके पास एक बड़ी ही अनोखी और मजाकिया उपाधि थी। ठीक है, शत्रुओं की पत्नियों को वैधव्य की दीक्षा देने वाले, यानी विधवा होने की दीक्षा देने वाले। इनके बाद देसत देव, पद्म देव, जिन्होंने बद्रीनाथ को जमीन दान दी थी, और सुभिक्ष राजदेव राजा बने। ठीक है, सुभिक्ष राजदेव राजा बने। आसंती देव वंश जो है, आसंती देव वंश, ये कत्यूर घाटी में स्थापित हुआ। इसका अंतिम राजा ब्रह्मदेव या वीरमदेव था, जो बहुत ही विलासी, कमजोर और अत्याचारी शासक साबित हुआ है गाइस। ठीक है, कैसा शासक साबित हुआ है? अत्याचारी। कत्यूरी संस्कृति का अगर हम प्रशासनिक ढांचा देखें, ठीक है, प्रशासनिक ढांचा देखें तो इनका मूल निवास, थोड़ा सा एक मूल निवास देख लेते हैं कहाँ के थे। देखो, लक्ष्मीदत्त जोशी हैं। इनका कहना है कि ये लोग अयोध्या से आए थे और शालीवाहन इनके जो है आदि पुरुष थे, जबकि बद्रीदत्त पांडे इन्हें सूर्यवंशी कहते थे। इनकी उपाधि गिरिराज चक्र चूड़ामणि बताते हैं। राजभाषा और लोक भाषा की बात करें गाइस, तो इनकी राजभाषा संस्कृत थी, लेकिन आम जनता की बोलचाल की भाषा कौन सी थी? पाली थी। लोक मान्यता की अगर हम बात करें तो इनके पतन के बारे में आज भी कुमाऊं और गढ़वाल के लोकगीतों में पाया जाता है कि कत्यूरियों का राज क्या खत्म हुआ, मानो सूर्यास्त हो गया और चारों तरफ काली रात छा गई गाइस। ठीक है, बोलो क्लियर है? इतनी चीज समझ में आई आपको? ठीक है, एक चीज और समझाता हूं मैं आपको गाइस। कत्यूरी प्रशासन जो था ना, शासन जो था, वो 3 स्तरों में बटा था। पूरी ताकत राजा के हाथों में होती थी। सूबों में प्रांतों के जो मुखिया, उनको उपरिक या राज्यपाल कहते थे। ठीक है, उसको क्या कहते थे? उपरिक कहते थे या राज्यपाल कहलाते थे। प्रांत आगे जो है जिलों में बटे, यानी विषयों में बटे, जिनका मालिक विषयपति होता था। टोटल 5 जिले थे। ठीक है, कौन कौन से जिले थे या विषय थे? जिले मीन्स विषय। कौन कौन से विषय थे? एक आपका आता है ऐशाल विषय, भागीरथी और यमुना के बीच का क्षेत्र है ये ऐशाल विषय। ठीक है, टंकणपुर विषय, ये अलकनंदा और भागीरथी के बीच का मैदान है। अंतराग विषय या जिला, समझो ना, विषय का मतलब जिला, यह आपका जो है अलकनंदा का क्षेत्र है। मायापुर हाट विषय हरिद्वार के निकट का क्षेत्र है। और कार्तिकेय विषय कत्यूर गोमती घाटी का क्षेत्र है गाइस। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलो आगे कुछ प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये ना पूरी टेबल्स हैं गाइस। ये तो आपको जो है बार बार जब इनको आप देखोगे ना, मैंने क्या बताया, 1 3 5 और 7, 1 3 5 7। ठीक है, इस गैप में अगर आप याद करोगे चीज़ों को, 1 3 5 और 7, इतने गैप में अगर आप चीज़ों को याद करोगे तो ये आपको जो है इजीली याद हो जाएंगी गाइस। ठीक है, रिवीजन करके चलना है। प्रमुख सरकारी अधिकारी हैं ये कुछ, उनके काम हम देखते हैं कि उस जमाने में किस अधिकारी को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब जैसे इतना टफ वर्ड है, क्या वर्ड है? हस्तत्या सर्वोच्च बलाधिकृत, जैसे वो बाहुबली वाली मूवी में नहीं बोलते, नागद्वेहि मणिबंधम बहिर्मुखम, ऐसे ही कुछ नाम है ये। क्या है? हस्तत्या सर्वोच्च बलाधिकृत। कौन हुआ करते थे गाइस? ये तीनों सेनाओं, हाथी, घोड़ा और ऊंट का सबसे बड़ा कमांडर, यानी कि सुप्रीम कमांडर। प्रांतपाल कौन होते थे? देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला। धटपाल कौन होते थे? पहाड़ों के रास्तों और जो पासेज है, दर्रे हैं, इनकी पहरेदारी करने वाला गाइस। फिर आता आपका वर्मपाल, ये कौन थे?
ये सरहद पार जाने वाले मुसाफिरों पर कड़ी नजर रखने वाला। वर्मपाल। नरपति, नदी घाटों और नावों के आने जाने की देखरेख करने वाला। गौल्मिक या अश्व बलाधिकृत, ठीक है, फिर ये नाम बाहुबली जैसा हो गया, जैसे वो कहते हैं तेजा, युद्ध करते टाइम, मूवी ज़्यादा देखी है मैंने वो, इसीलिए उनके नाम याद हो गए मुझे, सारी लैंग्वेज उनकी, शब्दावलियाँ। गौल्मिक कौन थे गाइस? ये पैदल सेना और घुड़सवार सेना के सेनापति थे। फिर आता है हस्ती बलाधिकृत या उष्ट्र बलाधिकृत, ये कौन थे? ये हाथी सेना और ऊंट सेना के सेनापति थे। दांडिक, डंडा लेकर चलने वाले और तलवार लेकर चलने वाले सिपाही या पुलिस, ठीक है। दोष आपराधिक, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च या सबसे बड़ा जांच अधिकारी, ठीक है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था और जमीन नापने का यहाँ पर अनोखा तरीका था। भूमि नाप की अगर हम बात करें, भूमि माप की, तो कत्यूरी राज की पूरी कमाई खेती, जंगलों और खनिजों पर टिकी थी। टैक्स वसूलने का काम भोगपति और शौल्किक नाम के अधिकारी करते थे। कौन करते थे? भोगपति और शौल्किक नाम के अधिकारी। जमीन नापने का तरीका क्या था कि जमीन को इस आधार पर नापा जाता था कि उसमें कितना बीज बोया जा सकता है। इसे द्रोणवापम या खरीडवापम तरीका कहते थे। क्या तरीका है ये? द्रोणवापम या खरीडवापम, ठीक है, खरीडवापम पद्धति। एग्जाम्पल के लिए क्या है एग्जाम्पल? जैसे एक नाली, जैसे पहाड़ों में नाली होती है ना, जमीन, ठीक है, एक नाली ये किसके बराबर होती थी? ये होती थी आपके 9 पाथा, हाँ ठीक है, एक नाली 9 पाथा के बराबर होती थी, जिसमें लगभग जो है 2 सेर बीज बोया जाता था। गाइस, कुछ खेतों के रखवाले भी होते थे जिनके अलग अलग नाम थे। जैसे क्षेत्रपाल हो गए, वो खेती को बढ़ावा देने और फसलों की देखभाल करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। प्रभावतार, प्रभावतार कौन होते थे? जमीन की पैमाइश नाप जोक करने वाला सरकारी सर्वेक्षक। औपचारिक भूलेख अधिकारी होता था, यानी कि जमीन के कागजात और रिकॉर्ड रखने वाला पटवारी, ठीक है। खंडपति, ये कौन होता था? कि ये कीमती खनिजों और जंगलों की रक्षा करने वाला वन रक्षक होता, ठीक है। बोलो क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आई गाइस? गाइस, एक गुरुजी हुए हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, इनका आगमन हुआ, ठीक है, और जब आगमन हुआ तो चीजें बदली। इतिहास के इसी दौर में कार्तिकेयपुर राजवंश में राजा ईष्टगण का राज चल रहा था, तब हमारी पावन देवभूमि में कदम पड़े आदि गुरु शंकराचार्य जी के। उन्होंने पूरे देश में बौद्ध धर्म के अत्यधिक प्रभाव को शांत करके सनातन हिंदू धर्म की फिर से स्थापना करी। उन्होंने हमारे पूज्य बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के भव्य मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, पुनरुद्धार कराया और जोशी मठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना करी गाइस, ठीक है। जोशी मठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना करी। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? और बाद में अल्पायु में ही उन्होंने केदारनाथ धाम की पवित्र गोद में अपना शरीर त्याग दिया और मोक्ष प्राप्त किया। तो ये पूरा कुछ आज का चैप्टर था गाइस, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं हो गई है। बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ा स्टैटिक के साथ कवर करते हुए हम इन क्लासेस को कवर कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल रिलैक्स रहो गाइस। चल नहीं रहा क्या ये? इसका मन नहीं कर रहा क्या चलने का? मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस आ रही हैं, तो मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेंगी, बाकी नोट्स आपको मिलेंगे, पढ़ते रहो। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हमने हमारे जो कंप्लीट नोट्स हैं वो भी हमने इस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ईजिली पढ़ते रहो, अपनी तैयारी करते रहो गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।